हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो हमारी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस फिफ्थ सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे ना अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर कवर किया था जिसमें देखा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है और ये हमारा जो एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये क्या था, ये कब आया था और इसका पर्पस क्या था, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो हमने कवर करा था। साथ के साथ कुछ यहाँ पे हमने डेफिनेशंस कवर करी थी। तो आपने देखिए फर्स्ट लेक्चर को जरूर से देख लेना ताकि सारी चीज़ें आपको मतलब कि पुरानी याद रहें, तभी आपको नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं वो आपको क्लियर होगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे आपका मेडिकेम है, कोलोजी है और इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, तो उनकी भी जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का। आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज हम कवर कर रहे हैं देखिए वो है लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल। मतलब कि जो हमारी ये एक्ट आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में आया था वो, और उसके जो रूल जो कि 1945 में आए थे, तो उनके अकॉर्डिंग ड्रग के जो शेड्यूल्स हैं वो आपने समझने हैं। आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा ड्रग के शेड्यूल के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब के बाद आपके लिए नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से या जीपैट के लिए या किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। मतलब यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनते ही बनते हैं कि कौन सी ड्रग हमारी किस शेड्यूल में आती है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो एज ए मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से समझेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस वहीं पे आते हैं। अगर आपके रेगुलर एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जैसे कि मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है कि क्वेश्चन एक दो बार आए थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज शेड्यूल जी। शेड्यूल जी क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, उसके बारे में 2 मार्क्स में पूछा है। व्हाट इज शेड्यूल एम, तो ये एम शेड्यूल क्या है उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। एंड इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल जी और एन के बारे में पूछा है, ये 2 मार्क्स में है। तो ये सिंपल आपने इस तरीके से समझना है कि कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल वही जो हेडिंग लिखी हुई है, लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल टू द एक्ट एंड रूल, मतलब कि एक्ट के अकॉर्डिंग और रूल्स के अकॉर्डिंग। देखिए मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारा जो एक्ट आया था वो 1940 में आया था और उसके जो रूल थे वो 5 साल बाद आए थे। तो यहाँ पे पहले हेडिंग है देखिए वो है शेड्यूल टू द एक्ट, यानी कि जब हमारा एक्ट आया था तो उसमें कौन कौन से शेड्यूल थे। सबसे पहले हम थोड़ा यही समझ लेते हैं कि आखिर ये शेड्यूल क्या होता है। देखिए शेड्यूल अक्सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के केस में पढ़ा होगा, यानी कि संविधान, यानी कि अनुसूची, कि उस अनुसूची के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, ये रूल लिखा हुआ है। ठीक इसी तरीके से ड्रग के रूल एंड रेगुलेशंस भी शेड्यूल्स में ही लिखे हुए हैं। आप ऐसे समझो कि जैसे कि हमारे एक ये पैराग्राफ हो गया या ये पैराग्राफ हो गया, तो इसको हमने एक शेड्यूल नाम दे दिया, शेड्यूल नंबर 1 या शेड्यूल नंबर ए। तो इस टाइप से जो पैराग्राफ होता है जो हमारी मतलब एक बुक में लिखा होता है उसी को हम शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले जो मतलब कि एक्ट के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल थे वो केवल 2 ही शेड्यूल थे जब हमारा एक्ट आया था 1940 में। तो यहाँ पे सिंपल आपने वही लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट द शेड्यूल्स आर 2। यहाँ पे 2 शेड्यूल्स थे, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में देखिए हमारी यहाँ पे ना कुछ जो स्टैंडर्ड बुक हैं जो कि आयुर्वेदा के अंडर, यूनानी के अंडर और सिद्धा सिस्टम के अंडर आती हैं, उनके नेम यानी कि उनका कलेक्शन वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने किन बुक्स को एज ए स्टैंडर्ड लेना है, किन से मेडिसिन की नॉलेज लेनी है। तो वो जो है हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, सेकंड जो शेड्यूल है उसके अंदर जो है लिखा हुआ था स्टैंडर्ड टू बी फॉलो बाय ड्रग इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, स्टॉक एंड फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। और जो सेकंड जो शेड्यूल था एक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपने किसी ड्रग को इंपोर्ट करना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसको सेल करना है, उसको स्टॉक करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आपने कौन कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो आपके शेड्यूल हो गए वो एक्ट के अकॉर्डिंग हो गए। लेकिन जो मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं शेड्यूल अकॉर्डिंग टू रूल। मतलब कि जो 5 साल बाद जो रूल आए थे तो उसमें भी कई सारे शेड्यूल लिखे हुए थे, तो उसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी सेकंड हेडिंग है वो है शेड्यूल्स टू द रूल। मतलब कि रूल जब हमारे आए थे 5 साल बाद तो उसमें कौन कौन से शेड्यूल थे और उस शेड्यूल में क्या चीज़ें आती थी। तो इसको ना हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, कुछ मैं आपको टिप्स भी बीच बीच में देता रहूँगा, मतलब कि कैसे आपने इसको याद रखना है।
वरना ये जो दो शेड्यूल हैं स्टार्टिंग के, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले बेसिक जो चीज़ें होती हैं हमारे किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, वो नॉलेज होती है, जो कि नॉलेज हमको मोस्टली बुक से ही मिलती है। आजकल तो खैर सोशल मीडिया है, लेकिन मोस्टली जो नॉलेज है हमको बुक से मिलती है। तो फर्स्ट शेड्यूल जब हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इंक्लूड किया गया, तो उसमें बुक्स को इंक्लूड किया गया कि सबसे पहले आपने नॉलेज कहाँ से लेनी है, ठीक है। उसके बाद में स्टैंडर्ड दिए गए कि आपने मेडिसिन कैसे बनानी है, कैसे आपने इंपोर्ट करनी है, कैसे आपने सेल करनी है, कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये दो शेड्यूल यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब मोस्टली बात स्टार्ट होती है यहाँ पे शेड्यूल टू द रूल, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से शेड्यूल थे। तो यहाँ पे शेड्यूल नंबर ए, शेड्यूल नंबर बी, शेड्यूल नंबर सी, इस तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं। बारी बारी से हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए पहला है शेड्यूल नंबर 1 या शेड्यूल ए, इसको हम बोलते हैं शेड्यूल ए। तो इसको आप इस एग्जांपल से समझिए कि लाइक आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो शेड्यूल ए के अंदर ना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, मतलब कि उनका क्या फॉर्मेट होगा, लेटर आपने कैसे लिखना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है किसी भी लाइसेंस को इशू कराने के लिए, ठीक है। मतलब कि एक पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने इस लाइसेंस को इशू कराना है तो ये फॉर्म भरना है, अगर दूसरे लाइसेंस को इशू कराना है तो आपने ये फॉर्म भरना है, और किस फॉर्मेट में फॉर्म फिल करना है वो भी वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं। क्लियर हो गया शेड्यूल ए। और शेड्यूल वी जो है वो उससे भी बहुत सिंपल है कि लाइक जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद में आपने फ़ीस देनी होती है। जैसे कि ऑनलाइन भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो अपने फ़ीस सबमिट ही करनी होती है, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये। तो वो जो है यहाँ पे शेड्यूल बी में फ़ी स्ट्रक्चर है। मतलब कि अगर आप कोई भी टेस्ट कराते हैं किसी सेंट्रल ड्रग लैब के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट एनालिसिस्ट के द्वारा, तो आपने फ़ी जो देनी होगी उसकी पूरी स्ट्रक्चर वहाँ पे लिखी हुई है। और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो भर रहे हैं वहाँ पे आपने कितनी फ़ी जमा करनी है वो भी इसी के अंदर लिखी होती है। क्लियर हो गया। तो दो शेड्यूल को याद करना तो बहुत ही सिंपल है, शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी, ठीक है। अब शेड्यूल जो सी है यहाँ से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती हैं, और जो शेड्यूल सी में जो चीज़ें आती हैं वो है कंटेंस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। कि शेड्यूल सी जो है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को इंक्लूड करता है। बायोलॉजिकल बोले यानी कि जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, लाइक जैसे कि आपका हार्मोन हो गया, जैसे कि इंसुलिन हो गया, आपकी विटामिन्स होगी, आपकी एंटीबॉडीज़ होगी, तो वो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कहे जाते हैं। इसके आगे ना देखिए C1 है। आपको थोड़ा मैं एक चीज़ और समझा दूँ कि ये जो रूल्स आए थे वो 1945 में आए थे, मतलब कि अब से कम 60-70 साल हो चुके हैं। तो इनमें ना हम चेंजेस भी करते रहते हैं। लाइक अगर आपने कुछ चीज़ को इंक्लूड करना है जो छूट गई थी, तो वहाँ पे आप इस तरीके से ऐड कर देते हैं। इसके पहले शेड्यूल सी था, फिर हमने शेड्यूल C1 भी बना दिया, और कुछ जो शेड्यूल है हमने रिमूव भी करने होते हैं। तो इसी प्रोसेस को ना संशोधन बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कुछ शेड्यूल हमारे हटा भी दिए गए हैं, कुछ शेड्यूल यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ऐड किए गए हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 में दोनों में क्या आता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। लेकिन आपने अंतर ध्यान रखना है कि शेड्यूल सी के अंदर पेरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि अगर आप इंजेक्शन के थ्रू अगर उनको एंटर कराओगे बॉडी में तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक एंटीबॉडीज़, विटामिन, सीरम, जो कि पेरेंटल रूट से दिए जाते हैं। लेकिन शेड्यूल C1 के अंदर वो नॉन पेरेंटल रूट से दिए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके आपका फिश ऑयल हो गया, हार्मोन हो गया, डिजिटलिस एंड एर्गो ड्रग होगी, एड्रीनलिन होगी। तो ये जो हमारी ड्रग हैं सारी शेड्यूल C1 के अंदर आती हैं। तो आपने देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपके शेड्यूल सी और C1 जो है, तो दोनों में देखिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन अंतर ये है कि जो शेड्यूल सी है उसमें पेरेंटल प्रोडक्ट आते हैं, उनको आप इंजेक्शन के थ्रू एंटर कराते हैं बॉडी में, और C1 के अंदर जो है वो नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट आते हैं। और दोनों में चीज़ कॉमन ये है कि दोनों को बनाने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है, मतलब कि स्पेशल ख्याल रखा जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन ली जाती है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है देखभाल की जाती है। तो ये है आपका शेड्यूल सी और C1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका शेड्यूल डी। शेड्यूल डी को आप इस मतलब कि टिप्स से याद रखो। इसमें देखिए पहले लिखा है कि दिस कंटेन्स दोज ड्रग विच कैन इम्पोर्टेड विदाउट एनी स्पेशल प्रोविज़न, मतलब कि विदाउट एनी स्पेशल प्रोविज़न हम इनको इम्पोर्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो इसको ना डी बोले तो डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पे ना आपको काफ़ी छूट मिल रही है, आपको कोई ज़्यादा प्रोविज़न, किसी से ज़्यादा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको इम्पोर्ट करा सकते हैं। तो ऐसी जो ड्रग है हमारी वो शेड्यूल डी के अंदर आती हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सीधा है शेड्यूल E1। यहाँ पे ई जो शेड्यूल था उसको ओमिटेड कर दिया गया था, मतलब कि एक्सक्लूड कर दिया था। मैंने यहाँ पे लिखा है कि नोट शेड्यूल 5 एक्सक्लूडेड, यानी कि उसको बाहर निकाल दिया गया जब उसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है।
तो शेड्यूल E1 के अंदर देखिए यहाँ पे आते हैं वेरियस पॉइजन, मतलब कि जो जहर जो होता है, पॉइजन जो होता है, तो उसको रेगुलेट करना, उसको उसके लिए स्टैंडर्ड बनाना, किसके अंडर, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे शेड्यूल E1 में लिखी हुई हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखो, ई फॉर एंड, यानी कि ख़त्म हो जाना, यानी कि अंत हो जाना, यानी कि आप जब जहर वगैरह ले लेते हैं तो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उस पॉइंट से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए वो है शेड्यूल एफ। तो देखिए इसमें हम पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है कि इट कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर रनिंग ए ब्लड बैंक। अगर आपने ब्लड बैंक अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे, उसको कैसे आप रेगुलेट करोगे, तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो शेड्यूल एफ में लिखी हुई हैं। आप इस टिप से याद रखो कि एफ फॉर फादर, यानी कि आपका जो रिश्ता है अपने पापा के साथ में वो ब्लड का है, मतलब कि खून का रिश्ता है। तो अगर ब्लड बैंक अगर पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो आपने ध्यान रखना है कि वो शेड्यूल एफ के अंदर आता है, एफ फॉर फादर। ठीक है, इसमें देखिए अदर कई और शेड्यूल यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि F1 है, F2 है, F3 है और FF है, मतलब कि डबल F। तो इसको देखिए आप एग्जाम्पल से समझो, मतलब कि मैं आपको टिप्स यहाँ पे दे देता हूँ कि आपने जो है एक टर्म ध्यान रखनी है, वो है वासु। वासु कई लड़के का भी नाम होता है ना, तो वासु आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि शेड्यूल F1 जो होता है उसमें जो है स्टैंडर्ड होते हैं वैक्सीन के लिए। ठीक है, शेड्यूल F2 जो होता है उसमें जो स्टैंडर्ड होते हैं वो होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, जब कोई भी मतलब कि चोट वगैरह लग जाती है तो आपने ड्रेसिंग वहाँ पे करनी होती है, तो उसके स्टैंडर्ड इसमें लिखे होते हैं। एंड शेड्यूल F3 जो होता है उसमें स्टैंडर्ड लिखे होते हैं अम्बिलिकल टेप, यानी कि अम्बिलिकल टेप बोले तो अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है, जो नाल होती है बच्चों की नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो वहाँ पे जो टेप लगाई जाती है ना तो उसी को अम्बिलिकल टेप बोलते हैं। तो उसको बनाने के यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखे होते हैं। तो अगर हम देखिए बोले तो VA बोले तो वैक्सीन, एंड एस बोले तो सर्जिकल ड्रेसिंग, एंड U बोले तो अम्बिलिकल टेप। तो आपने ध्यान रखना है वासु नेम से कि वासु जो है वो हमारा एफ शेड्यूल के अंदर आता है। एफ शेड्यूल में भी F1, F2, F3 इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। एंड उसके बाद देखिए शेड्यूल F जो है आपने दूसरी ट्रिक से याद रखना है। यहाँ पे 2 F हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी 2 आइज़ हैं, 2 आँखें हैं, और आँखें जो हैं उनको हम अगर उसमें कोई मेडिसिन डालते हैं तो उसको हम ऑप्टिकल प्रिपरेशन बोलते हैं। तो ये इसके अंदर देखिए एफ के अंदर वही चीज़ आती है कि इट कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। जो भी आई ड्रॉप होती है या आई से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होती है तो उसके सारे जो स्टैंडर्ड हैं वो आपके एफ शेड्यूल के अंदर लिखे होते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट शेड्यूल है, देखिए वहाँ शेड्यूल जी। शेड्यूल जी को जी फॉर आप समझो ग्रेट वर्क, यानी कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो उसको करने से पहले आपने किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, मतलब कि किसी बड़े आदमी के अंडर, कोई जो मतलब कि ज़्यादा नॉलेज रखता हो उसके अंदर ही आपने काम करना होगा। तो शेड्यूल जी के अंदर वो ड्रग आती हैं जो कि मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही दी जाती हैं। आप उनको डायरेक्टली बिना किसी से पूछे नहीं दे सकते। आपने जब कोई आप ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई सर्जिकल ड्रेसिंग कर रहे हैं, कोई सीरियस केस चल रहा है और आपके साथ कोई बड़ा डॉक्टर है, तो तभी आपने वो मेडिसिन यूज़ करनी होती है। उनको हम शेड्यूल जी के ड्रग बोलते हैं। जी फोर बोले तो ग्रेट वर्क, आप बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए वो है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच की जो मेडिसिन है ना आपको हर घर में मिल जाएगी। आप खुद भी उठा करके देखना, उस पर ना रेड कलर का एक मतलब कि साइन बना होगा, उसमें शेड्यूल एच लिखा होगा। ये जो सारी मेडिसिन है ना वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती हैं। और डॉक्टर देखिए हर एक के घर में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, तो डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं तो हर एक के घर में ये मेडिसिन आती हैं। तो शेड्यूल एच बोले तो हर घर में, मतलब कि हर घर में शेड्यूल एच की मेडिसिन मिल जाएगी, जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल एच की ड्रग। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि शेड्यूल एच की ड्रग कौन सी ड्रग होती है। शेड्यूल जी का क्वेश्चन भी यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछा गया था। क्लियर हो गया। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका शेड्यूल के। शेड्यूल के देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझो कि यहाँ पे लिखा है कि इंक्लूड्स दोज ड्रग विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट स्पेशल प्रोविजन। कि यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है कि आप बिना किसी स्पेशल प्रोविज़न के कुछ ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो वो हमारे शेड्यूल के अंदर आती हैं। और यहाँ पे जो अभी आपने डी जो देखा था, मतलब कि डी फॉर डिस्काउंट, कि मतलब आप कुछ ऐसे ड्रग को इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि विदाउट एनी प्रोविज़न आप उनको मंगा सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट की बात हो रही थी और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो आपने इसको केडी जो त्रिपाठी जो बुक है ना उसके नेम से ध्यान रखो। के बोले तो मतलब कि यहाँ भी डिस्काउंट मिल रहा है। डी बोले तो जो आपका शेड्यूल डी जो है वहाँ भी डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे इंपोर्ट आप इजीली करा सकते हैं विदाउट एनी प्रोविज़न, और यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोविज़न। तो आप केडी त्रिपाठी जो बुक है ना आप उससे ध्यान रख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे शेड्यूल जो है वो है शेड्यूल L1। यहाँ पे जो L जो शेड्यूल है उसको ओमिट कर दिया गया था, मतलब कि एक्सक्लूड कर दिया था, बाहर निकाल दिया गया था। L1 जो है, L बोले तो लैब, तो इसके अंदर आते हैं GLP, मतलब कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। अगर आपने लैब चलानी है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ आपने रेगुलेट करनी है, क्या क्या चीज़ आपने मेंटेन करनी है, तो वो GLP के अंदर आता है। क्लियर हो गया। उसके बाद है देखिए शेड्यूल M बोले तो मैन्युफैक्चरिंग, कि यहाँ पे आपने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इस पर ध्यान देना होता है। उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि किसी भी फैक्ट्री में अगर कुछ चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या रेगुलेशन आपने करना, क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी प्रेमिसेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो आपका शेड्यूल M के अंदर आता है। शेड्यूल M में भी 3-4 हैं, यहाँ पे देखोगे M1 है, M2 है, M3 है। तो यहाँ पे भी ना आप एग्जाम्पल यानी कि टिप्स से ही ध्यान रखोगे। यहाँ पे है HCM को कई तरीके से याद रख सकते हैं, लाइक जैसे कि H बोले तो हिमाचल CM, हिमाचल का CM, लाइक उस तरीके से। या हम चले M4 M फार्म करने, हम चले M फार्म करने, हम चले MD करने, मतलब कि आप ध्यान रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हम चले मरने, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको याद रखना है। तो शेड्यूल M1 के अंदर GMP आती है होम्योपैथिक मेडिसिन की, यानी कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो ये हमारा H बोले तो हिमाचल, या हम आप कुछ भी मान सकते हैं। अब शेड्यूल M2 के अंदर आती है कॉस्मेटिक, यानी कि GMP ऑफ कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है वो कैसे मैन्युफैक्चर होंगे, तो उसकी GMP शेड्यूल M2 के अंदर आएगी। शेड्यूल M3 की जो GMP जो आएगी, GMP जो है उसमें आता है आपका मेडिकल डिवाइसेस, जो मेडिकल डिवाइस जैसे कि आपको कई बार स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, और भी कई मीटर होते हैं जो हमारे मतलब कि मेज़र करने का काम करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो हमारे शेड्यूल M3 के अंदर आते हैं। तो आप HCM इस जो टिप्स से याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको शेड्यूल देखिए वो है शेड्यूल N बोले तो न्यू, यानी कि अगर आप एक न्यू फार्मेसी, एक न्यू मेडिकल स्टोर रन कराना चाहते हैं तो मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपने शेड्यूल N के अंदर देखना होगा, ठीक है। N तो न्यू, आपने इस तरह ध्यान रखना है। उसके बाद शेड्यूल ओ देखिए, जैसे कि ये ना मतलब ओ एक छोटा सा होता है ना, छोटा सा गोला, तो जैसे कि माइक्रोब जो होता है वो भी स्मॉल होता है, तो ऐसी ड्रग जो माइक्रोब को किल करती हैं, मतलब कि मोस्टली हमारे एक अदर देन लाइव सरफेस, तो वो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं। जैसे कि किसी भी आपका कोई कप मतलब कि आपकी बेंच वगैरह है या आपकी टेबल वगैरह है, तो वहाँ पे आप डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए। तो उसी का सारा जो स्टैंडर्ड है शेड्यूल ओ के अंदर लिखा हुआ है। तो ओ बोले तो यानी कि गोलाकार कुछ माइक्रोब, आप ऐसे इस तरीके से डिसइंफेक्टेंट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए वो है शेड्यूल पी फॉर पीरियड, यानी कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, की कौन सी ड्रग हमारी कितने लंबे टाइम तक रहेगी, तो वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो शेड्यूल पी के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है। इसी में आता है P1, पी बोले तो दोबारा से पैकेजिंग, मतलब कि रिटेल पैकेज साइज ऑफ ड्रग, की जो पैकेजिंग का जो साइज़ होगा रिटेल के लिए, वो आपने कितना रखना है कितना नहीं रखना है, तो वो आपका जो है शेड्यूल P1 में आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो है शेड्यूल क्यू बोले तो आप मतलब कि आपने प्रोनाउंस करना है, क्यू बोले तो कलर, मतलब जैसे गले में आवाज़ निकलती है ना, कलर कलर ऐसे करके, तो आपने ध्यान रखना है कि क्यू के अंदर आते हैं कलर, मतलब कि लिस्ट ऑफ परमिटेड डाइज एंड पिगमेंट इन कॉस्मेटिक, कि आप कॉस्मेटिक के अंदर कौन कौन से कलर और डाइज को यूज़ कर सकते हैं, तो उनकी लिस्ट आपकी शेड्यूल नंबर क्यू में लिखी हुई है, क्यू बोले तो कलर, ठीक है। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है शेड्यूल आर देखिए इसमें ना कुछ आपके स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कॉन्डम्स वगैरह जो होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं किसी भी फ़नी तरीके से, लाइक आप आर से किसी भी अपने फ्रेंड का नाम याद रखो, कि नाम याद करो कि उसके पास रहते हैं, तो उस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वो है आर1 जो है उसमें आपके स्टैंडर्ड होते हैं मेडिकल डिवाइस के लिए, ठीक है। तो मेडिकल डिवाइस जो भी हैं तो उनके स्टैंडर्ड इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए वो है एस जो है आप मेरे नेम से याद रख सकते हैं, सैरुद्दीन खान, कि मेरी इस कॉस्मेटिक की दुकान है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड होते हैं कॉस्मेटिक के। नेक्स्ट देखिए वो है शेड्यूल टी, तो यहाँ पे भी GMP आती है, शेड्यूल टी के अंदर GMP आती है, लेकिन किसके लिए, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा के लिए। और यहाँ पे जो शेड्यूल M था यहाँ पे GMP थी, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन के लिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए वो है शेड्यूल यू बोले तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, मतलब कि जो भी आप मेडिसिन को बनाते हैं, ड्रग को बनाते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, तो उसका ना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि कोई भी आकर के चेक ना करने लग जाए।
तो यहाँ पे U4 आप रखो यू टर्न, यानी कि आप वापस से अगर कोई भी आ जाता है तो आपने वापस से पुरानी चीज़ों को उखाड़ना होता है या दिखाना होता है, तो यहाँ पे शेड्यूल यू के अंदर वो चीज़ें आती हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है वो ड्रग के लिए है, ठीक है, ड्रग के लिए। नेक्स्ट है शेड्यूल U1, तो उसमें भी सेम है, लेकिन ये जो सारे जो रिकॉर्ड होते हैं वो कॉस्मेटिक के लिए होते हैं, ठीक है। यू बोले तो यू टर्न, यानी कि वापस होना, पुरानी चीज़ों में वापस से जाना, पुरानी चीज़ों के रिकॉर्डों को निकालना। तो यू अगर आता है तो वो ड्रग के लिए होता है, U1 जो होता है वो कॉस्मेटिक के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शेड्यूल V4 होता है विक्ट्री, मतलब कि आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, आप जीत गए हैं। तो यहाँ पे ना स्टैंडर्ड होते हैं पेटेंट के लिए, मतलब कि कोई भी जो ड्रग जो पेटेंट होने वाली है या होएगी, यानी कि अगर आपकी कोई ड्रग है जो पेटेंट होगी, तो यहाँ पे उसके ना स्टैंडर्ड लिखे होते हैं। देखिए पेटेंट अगर आप करा रहे हैं ड्रग का, ये समझो बहुत बड़ा अचीवमेंट है फार्मेसी के फील्ड में। तो यहाँ पे V4 विक्ट्री आपने इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए वो है शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर जो है आपकी जेनेरिक मेडिसिन आती है। जेनेरिक मेडिसिन आप समझते होंगे, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो कि मेन केमिकल के नेम से बेची जाती हैं, जैसे कि पैरास्टामोल की मेडिसिन पैरास्टामोल के नेम से बेची जाए, सिट्राजिन की मेडिसिन सिट्राजिन नेम से बेची जाए, लिवोसिट्राजिन की मेडिसिन लिवोसिट्राजिन के नेम से बेची जाए, तो वो हमारी जेनेरिक कही जाती हैं। लेकिन पैरास्टामोल की ब्रांड नेम से भी बेची जाती हैं, इसके डोलो हो गया, आपका कैल्पोल हो गया, ये जो है आपके ब्रांड नेम की मेडिसिन है। तो जो जेनेरिक हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर। नेक्स्ट देखिए वह शेड्यूल एक्स मतलब कि तुम्हारा एक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे यानी कि ऐसी ड्रग जो आपके दिमाग पे काम करती हैं, हैबिट फॉर्मिंग होती है, जिनकी आपको आदत लग जाती है या लग चुकी होती है, या जो साइकोट्रोपिक है आपके दिमाग पर असर करती हैं, जैसे कि आपके एक्स ने भी आपके ऊपर क्या होगा, तो आप उस तरीके से फनी वे में यहाँ पे याद रख सकते हैं। यानी कि एक्स बोले तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, ठीक है। लास्ट में एक और हमारा शेड्यूल है, देखिए वो है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई जो है वो होता है वो है क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग, मतलब कि यहाँ पे कुछ गाइडलाइन लिखी होती हैं, जब भी कोई न्यू ड्रग आप क्लिनिकल ट्रायल कराते हैं या किसी भी ह्यूमन बीइंग पे और एनिमल पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे टोटल आपके ये शेड्यूल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए मैं आपको याद दिलाऊँ कि एक बार ना लास्ट अभी जो जीपैट गया है, जीपैट एग्जाम, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि शेड्यूल ओ के अंदर क्या चीज़ आती है, या फिर इस तरीके से पूछा था कि डिसइंफेक्टेंट जो है वो किस शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो वो शेड्यूल ओ के अंदर आते हैं। तो आपने ओ को ध्यान रखना है कि छोटा सा है, माइक्रोब की तरह दिखता है, वो गोल गोल सा, जिसकी माइक्रोब गोल गोल छोटे छोटे होते हैं, तो वो डिसइंफेक्टेंट ही तो उनको किल करते हैं। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया था। तो अभी तक जो हमने कवर कर लिया है वो यहाँ पे सारे शेड्यूल कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग, कैसे आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, और कौन कौन सी क्लासेस हैं, और कौन कौन से ड्रग जो है वो इंपोर्ट नहीं की जा सकती, उनके लिए कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ कौन कौन सी लग जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।